हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। इस चैनल पर आपको क्लास 11th, 12th, बीबीए, एमबीए, बीकॉम के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया है। तो फिर देर किस बात की है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, राइट? और अगर कोई डाउट हो ना या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ओके, आज हम इस लेक्चर में एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशन है, बेसिकली अकाउंटिंग के प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने अकाउंटिंग क्या होती है, क्या लिमिटेशन है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारी चीजें हमने कवर की थी लास्ट 3 लेक्चर में। वो लेक्चर वैसे आपने जरूर देख लिया होगा, वैसे उसे देखिएगा जरूर क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन सी है ये देखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ फीचर्स भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज GAAP, इसको गैप बोला जाता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इस लेक्चर में हम ये 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट, राइट? और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो छोटी सी बेल है नीचे उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, राइट? So now without wasting any time, let's start today's lecture. Accounting principle. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? रूल, रेगुलेशन, सिद्धांत। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग के वो रूल एंड रेगुलेशन है, वो सिद्धांत हैं कह लीजिए, या वो नॉर्म्स हैं, या वो गाइडलाइन है विच इज यूज्ड बाय अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी नॉर्म्स फॉलो करता है ना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसी को अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एसेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, इनकम जो भी है, एक्सपेंसेस जो भी हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बताया गया है, राइट? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन, अकाउंटिंग के गाइडलाइन है, अकाउंटिंग के नॉर्म्स हैं जो फॉलो करता है हर अकाउंटेंट फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटेंट जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने बताया था अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखते हैं क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो अजम्पशंस हैं जिन पे अकाउंटिंग बेस्ड है। ओके, जैसे आपने देखा था जब 8th 9th क्लास में साइंस पढ़ा था, तो साइंस के जितने भी लॉज हैं वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होते थे। उसी तरीके से अकाउंटिंग भी कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है और उन अजम्पशंस को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड दीज अजम्पशंस आर जनरली एक्सेप्टेड, ये जो अजम्पशंस हैं ये जनरली एक्सेप्टेड हैं, मतलब हर अकाउंटेंट, हर इंटरप्राइज का जो अकाउंटेंट है वो इन रूल रेगुलेशन, इन अजम्पशंस को फॉलो करता है फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इन अजम्पशंस को, इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? दिस इज द प्रैक्टिस। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो प्रैक्टिस है जो हर इंटरप्राइज फॉलो करती आ रही है लंबे समय से।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय से जो भी प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती आ रही हैं उन्हीं को हम अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, एक खास बात है कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है ना, दिस कैन चेंज, ये चेंज हो सकता है। देखिए, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट चेंजेस विद टाइम। ये समय के साथ हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये समय के साथ चेंज होता है। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, जो भी प्रैक्टिसेस एंटरप्राइज फॉलो करती हैं, राइट, उस वो भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये चेंज नहीं होते, लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है इट मे चेंज, ये चेंज हो सकते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी अगर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस में चेंज करना पड़े, ठीक है, तो किए जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है दैट इज GAAP। मैंने बताया था ना GAAP। तो GAAP, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म ऑफ GAAP इज जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, वो अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन नॉर्म्स विच इज जनरली एक्सेप्टेड, यानी विच इज फॉलोड बाय ऑल द इंटरप्राइज। हर इंटरप्राइज जिन रूल रेगुलेशन, जिन प्रिंसिपल को फॉलो करती है उन्हें कहते हैं GAAP। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो GAAP जो होता है वो बेसिकली होता क्या है? तो GAAP इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। इन्हें कॉमनली मिला के क्या कहा जाता है? GAAP। ठीक है, तो GAAP क्या है? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के कन्वेंशन, इन्हें कलेक्टिवली हम GAAP भी कह सकते हैं। फुल फॉर्म क्या है देख लिया आपने। ठीक है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ जाइए फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं इनके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? मैन मेड। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं ये मैन मेड है, मतलब ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। जबकि आपने देखा होगा जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स थे, साइंस के जो लॉ थे, वो क्या होते थे? लैब में बने होते थे, उनका कुछ प्रूफ होता था। ठीक है, और उनका कुछ इंक्वायरी होती थी, इंस्पेक्शन होता था। ठीक है, साइंस के जो लॉज होते थे। लेकिन ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है ना, इनका एज सच कोई लैब टेस्टेड या इनका ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता है। दीज आर जस्ट द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस, जो डिफरेंट अकाउंटेंट ने अपने लंबे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल सजेशंस दिए हैं उनके बेसिस पे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये कोई लैब में बनाए हुए प्रिंसिपल्स नहीं है, इनका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। These are just the best possible suggestions. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, दीज आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब नॉट रिजिड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया अब ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार बना दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, अब ये चेंज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। दिस इज फ्लेक्सिबल। व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल? क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि देखिए, जो बिजनेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस विद टाइम। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो समय के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें भी कभी कभार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड फीचर क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? कि इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट परमानेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया तो वो फिक्स हो गया। इट कैन चेंज विद टाइम, समय के साथ ये चेंज किए जा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, दैट इज जर्नली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मतलब जो भी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, रूल रेगुलेशन है, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज फॉलोड बाय ऑल द इंटरप्राइज। हर इंटरप्राइज को, हर बिजनेस फर्म को ये जो प्रिंसिपल हैं वो फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, ओके, तो दीज वेयर द फ्यू फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कुछ फीचर्स थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 11th क्लास में हैं तो यूनिट सेकंड है, और अगर आप BBA फर्स्ट सेमेस्टर या MBA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक आप पाते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ठीक है, और एग्जाम में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पूछा ही जाता है। ठीक है,
यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं बट एक तो आना ही आना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में आपको टोटल 14 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ने हैं। ये 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं और ये 11 अकाउंटिंग कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये टोटल आपको 14 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़ने ही पढ़ने हैं और इन 14 में से 2 या 3 आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, चाहे आप बीबीए के हैं, एमबीए के हैं या 11th क्लास के हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो तो वो भी मुझे बताइएगा, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है कि बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो बिजनेस है वो एक लंबे समय तक रन करने वाला है एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस इन द नियर फ्यूचर। यानी ये जो बिजनेस है इसको नियर फ्यूचर में बंद करने की या उसका प्रोडक्शन कम करने की, स्केल डाउन मतलब प्रोडक्शन कम करने की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। ये वर्ड क्या है, गोइंग कंसर्न। कंसर्न मतलब इंटरप्राइज, यानी जो इंटरप्राइज है वो अभी गो कर रही है, मतलब वो कंटिन्यू रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। और अभी नियर फ्यूचर में इसको बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है या कह लीजिए जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, इसी की वजह से वी मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन दिया गया है अकाउंटिंग में, इसी की वजह से हम डिस्टिंक्शन करते हैं, हम अंतर करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब आप सोच रहे होंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो मैं लास्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये भी डिस्कस हुआ था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी डिस्कस हुआ था। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक्सपेंडिचर ऑर्गेनाइजेशन के जिनके बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को अभी लंबे समय तक मिलने हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे या कह लीजिए जो कंज्यूम हो जाएंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसी अकाउंटिंग पीरियड में, उसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फिक्स एसेट परचेज करने में जो भी खर्चे किए गए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेंट, सैलरी, इन सब में जो खर्चे हैं दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने जो भी एक्सपेंडिचर है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। चलिए एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। ये जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, इसी अजम्पशन के कारण, ठीक है, जो फिक्स एसेट है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किस पे, एट द ओरिजिनल कॉस्ट। ये जो फिक्स एसेट है उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं सिस्टमैटिक मैनर में। बट हम ये नहीं कंसीडर करते कि उस फिक्स एसेट की आज की तारीख में मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। जितने भी फिक्स एसेट हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं अकाउंट्स वो जानते हैं कि जितने भी फिक्स एसेट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम बुक ऑफ अकाउंट में किस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे उस फिक्स एसेट को एक्वायर किया गया उस पे रिकॉर्ड करते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल, ठीक है। भले ही उस फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू आज की तारीख पे बढ़ गई हो, ठीक है, या कम हो गई हो, ये मैटर नहीं करता। फिक्स एसेट को बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई मशीनरी परचेज की, ठीक है। वो जो मशीनरी थी वो 10 लाख रुपीस की थी और उस मशीनरी की कुछ लाइफ होगी। तो मशीनरी की जो एस्टिमेटेड लाइफ थी दैट वाज 10 इयर्स, 10 साल वो मशीनरी की लाइफ है। और हमने ये जो मशीनरी है ना अभी परचेज की है, अभी मतलब जनवरी 2021 में परचेज की है। तो एक बात बताइए, ये जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, ये जो 10 लाख रुपए की जो मशीनरी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, क्या इसको इसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने मशीनरी परचेज की है, क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में इस कॉस्ट ऑफ मशीनरी को चार्ज करेंगे? सोच के बताइए, ठीक है। अब आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो इस सवाल का जो जवाब है वो सोच के मुझे बताइए, क्या जो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी है दैट इज 10 लाख, क्या वो इसी फाइनेंशियल ईयर में चार्ज करेंगे?
नहीं। इसका जवाब है नहीं। ये जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 10 लाख, दिस विल नॉट बी चार्ज टू दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली। ये जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है ये पूरे का पूरा अमाउंट इसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं चार्ज किया जाएगा, जबकि जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है इसे स्प्रेड किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा ऑन अ सूटेबल बेसिस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। क्योंकि जो लाइफ ऑफ मशीनरी है वो क्या है, 10 साल, तो इस खर्चे को अगले 10 साल तक स्प्रेड किया जाएगा। क्यों स्प्रेड किया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस विल रन फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा बिजनेस है वो अभी लंबे समय तक रन करेगा, ठीक है। अभी नियर फ्यूचर में उसको बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। इसीलिए जो फिक्स एसेट होते हैं उन्हें बुक ऑफ अकाउंट में एट देयर कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड किया जाता है और उनपे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो इजी है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो गोइंग कंसर्न की वजह से ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर करते हैं, और गोइंग कंसर्न की ही वजह से हम किसी भी फिक्स एसेट को बुक ऑफ अकाउंट में हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, और उस खर्चे को हम नेक्स्ट जो भी लाइफ है एसेट की उस उतने ईयर में उस खर्चे को हम क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है? ये जो कंसिस्टेंसी है इसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी मतलब होता है यूनिफॉर्म, सिमिलर, यही मतलब है ना। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, एक जैसा, सिमिलर, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या जो भी मेथड ऑर्गेनाइजेशन एक बार सिलेक्ट करे और जो भी अडॉप्ट कर ले, फिर उसके बाद हर साल ऑर्गेनाइजेशन उसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस या उसी अकाउंटिंग मेथड को हर साल वही फॉलो करे, चेंज ना करे। दिस इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन, ठीक है। ये वर्ड क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा, सिमिलर। तो जो भी प्रैक्टिस फॉलो करे वो हर साल एक ही प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे, उसको हर साल चेंज ना करे। दिस इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्यों ऐसा जो अजम्पशन है वो क्यों लिया गया। तो ऐसा एजम्पशन इसलिए लिया गया ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें कंपेयर किया जा सके विद द प्रीवियस ईयर। किसी भी ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तभी कंपेयर कर सकते हैं जब आप एक ही मेथड फॉलो करें, जब आपने एक ही मेथड से जो भी आइटम है उन्हें कैलकुलेट किया है, तभी आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, वरना आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आया था कंसिस्टेंसी अजम्पशन। नेक्स्ट एक और इसकी यूजफुलनेस है कि बिकॉज ऑफ दिस कंसिस्टेंसी अजम्पशन द पर्सनल बायसनेस ऑफ द अकाउंटेंट कैन बी एलिमिनेटेड। जो अकाउंटेंट है अब वो बायस नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि अब हर साल एक ही यही मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे बायसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हम जानते हैं कि देयर आर टू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं, इवन डेप्रिसिएशन पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। बट यहाँ पे चलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो डेप्रिसिएशन है उसको चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं, हम जानते हैं। कौन कौन से मेथड? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है ये क्या कहता है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि इन दोनों मेथड्स में ऑर्गेनाइजेशन जो भी मेथड चूज करे फिर हर साल वही मेथड फॉलो करे, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एकदम ना करे कि इस साल रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज किया, अगले साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, ठीक है। तो दिस इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। जो भी मेथड एक बार सिलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, फिर हर साल वही फॉलो करे, राइट। नेक्स्ट इज अक्रूवल अजम्पशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अकाउंटिंग के जितने भी 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है ऑल आर इम्पॉर्टेंट, सभी इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो अक्रूवल अजम्पशन है ना, मैं देखती हूँ क्वेश्चन पेपर में ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें डाउट बना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए शायद, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट तो है ही। ये जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में जो अजम्पशन बताया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो जरूर देखेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है उन्हें बुक ऑफ अकाउंट में
अक्रूवल कॉन्सेप्ट बेसिकली इस सवाल का जवाब है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, ध्यान से समझिए, किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया जाए, उसी का जवाब है अक्रूवल अजम्पशन। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड करना चाहिए व्हेन इट इज एंटर्ड, जब कोई भी इंटरप्राइज उस ट्रांजेक्शन में इंटर होती है, रादर देन व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। ये मैटर नहीं करता है कि सेटलमेंट कब हुआ, कैश कब रिसीव हुआ या कैश का पेमेंट हमने कब किया। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। कब ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन में इंटर हुई, उस समय उस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो रिवाइंड करके इसको दोबारा भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शन को हम तब बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन उस ट्रांजैक्शन में इंटर होती है, रादर देन व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, यानी जब कैश में पेमेंट किया या कैश रिसीव हुआ, उस वो मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू है, जो भी प्रॉफिट है, उसको हम तब मानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तब मानती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया है जब ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अगर गुड सोल्ड कर रही है या सर्विस रेंडर कर रही है, तो गुड्स सोल्ड हो गए हैं या सर्विस रेंडर हो गई है, गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गए हैं, अब कस्टमर लीगल ओनर हो गया है उस गुड्स का। ठीक है, और कस्टमर पे अब ये ऑब्लिगेशन है कि कस्टमर को अब गुड्स का पेमेंट करना है, तब हम कहते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि कस्टमर ने अभी पेमेंट किया है कि नहीं किया, ये मैटर नहीं करता। ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गए हैं, कस्टमर उसका लीगल ओनर हो गया है। ठीक है, और कस्टमर पे अब ऑब्लिगेशन है कि उसे पे करना है, तब हम ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, कहते हैं, कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी भी खर्चे को कब हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो हो गया रेवेन्यू की बात। खर्चे खर्चे कब रिकॉर्ड करेंगे? खर्चे हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है, गुड्स अब हमारे पास आ गए हैं या सर्विस हमने अवेल कर ली है और अब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हमें उस गुड्स के लिए अब पे करना है। ठीक है, तो हम उस खर्चे को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, भले ही उसका पेमेंट हमने, उसका जो कैश में पेमेंट है वो भले ही हम 1 महीने बाद कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। बट अगर हमारे पास गुड्स आ गया है, हम उसके ओनर हो गए हैं और अब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अब हमें पे करना है उसके लिए, तो उस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर न समझ में आए तो वीडियो एक बार दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। ओके, तो चलिए, आई होप आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वैसे अगर समझ में आ गए हैं तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो मेरे लेक्चर वीडियोस हैं ये आपके लिए यूजफुल हैं कि नहीं। ओके, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। See you in next lecture. Have a good day. God bless you.